रशिया की कांस्टेंट शेलिंग और बॉम्बार्डिंग की वजह से यूक्रेन बैकफुट पर आ चुका है। वहां के लोग अपनी जान बचाकर कई इलाकों से बचकर दूसरे इलाकों में भाग रहे हैं। इन्हीं सब के बीच हमारे भारत के भी अराउंड 20,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स थे। इन स्टूडेंट्स को या फिर इन नागरिकों को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मिशन गंगा या फिर ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया, जिसमें वो स्टूडेंट्स जो यूक्रेन की टेरिटरी को पार करके नेबरिंग कंट्रीज जैसे रोमानिया, स्लोवाकिया, मोल्डोवा और पोलैंड, इन कंट्रीज में बॉर्डर पार करके जाने वाले बच्चों को वहां से एयरलिफ्ट किया गया और वापस इंडिया लाया गया। इस मिशन में अब तक अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो जब भी किन्हीं दो कंट्रीज के बीच वॉर होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहां के सिविलियंस को, और अगर ये सिविलियंस किसी तीसरी कंट्री के हैं तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपने देश की जनता की रक्षा तो सरकार कर ही लेती है, लेकिन बाहर वालों की रक्षा में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमने थोड़ी रिसर्च की और ऐसे कई इंसिडेंट्स के बारे में पता लगाया जब एक वॉर की सिचुएशन में इंडिया अपने देश के नागरिकों को बाहर कंट्रीज से निकाल के लाई थी सेफली आउट ऑफ द वे जाकर। अब ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन हमने टॉप 5 ऐसे इंसिडेंट्स को नोट किया है जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। हमारा पहला वो इंसिडेंट है कुवैत। 2 अगस्त 1990 को इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन की लीडरशिप के अंडर इराकी आर्म फोर्सेस ने कुवैत के अंडर इन्वेड कर दिया था। अब इस इन्वेजन के बाद 2 दिन के अंदर ही कुवैत की आर्म फोर्सेस हार चुकी थी, और इन सभी के बीच सद्दाम हुसैन ने डिक्लेयर कर दिया कि कुवैत जो है अब वो इराक का 19वां प्रोविंस बन चुका है। हमारे मतलब की बात यह है कि इस इन्वेजन के बाद हिंदुस्तान के 1,70,000 नागरिक कुवैत के अंदर फंसे हुए थे। तो बचाव के लिए इंडिया ने सबसे पहले ट्राई किया कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के जरिए हम अपने नेशनल्स को वापस लेके आ जाएं, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को परमिशन नहीं मिल रही थी, एयर क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। इसके बाद इंडिया ने ट्राई किया कि एयर इंडिया जो विमान है हमारे, उनके जरिए हम अपने नेशनल्स को वापस ले आए, लेकिन कुवैत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी और यूनाइटेड नेशंस यूएन ने ये करने से भी मना कर दिया। अब ये यूएन जो है, ये जब कोई काम होता है खुद तो करता नहीं है, और जो कोई कर रहा है उसे करने नहीं देता। इंडिया को इन्होंने कहा कि नहीं, जो यूएन के अंडर जो प्लेन्स आपको दिए जाएंगे उन्हीं के जरिए जो नागरिक आएंगे वही आएंगे, खुद से आप कुछ नहीं ला सकते। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी वेरी एग्जिस्टेंस ही एक जोक है। यूएन को बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर, कि दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं उन्हें रोकने के लिए। इतने साल से इतने युद्ध हुए, आज तक कोई युद्ध नहीं रोका इन्होंने। मतलब इनको जिस काम के लिए बनाया गया था ये वही नहीं कर रहे हैं। खैर, ये सब बातें साइड में रखते हैं और अपनी मेन बात पर आते हैं। तो फाइनली जो है, हमारे वहां पे जो 1,70,000 नागरिक थे उन्हें बसों में बिठाकर बगल की कंट्री जॉर्डन की एक अमन नाम के शहर में लाया गया और वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। यानी 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। जॉर्डन के अमन और बॉम्बे के बीच का डिस्टेंस है 4,000 किलोमीटर। इंडिया की एयरलाइंस ने 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था पर फ्लाइट। ऐसी 488 फ्लाइट चलाई गई थी और ये ऑपरेशन कुल मिलाकर 63 दिन तक चला था। ये जो है वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्क्यू मिशन है, इवैक्यूएशन मिशन है किसी भी कंट्री के द्वारा इस पूरी दुनिया में, हिस्ट्री में। हमारा दूसरा ऐसा इंसिडेंट आता है लेबनान का। साल 2006 में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के अंडर इंडियन नेशनल्स यानी भारतीय नागरिक, श्रीलंका के नागरिक, नेपाल के नागरिक और लेबनान के वो नागरिक जिनके पति या पत्नी में से कोई एक इंडियन था, इस तरह के सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया था लेबनान के वॉर के टाइम 2006 में। इस 2006 के लेबनान वार के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि ये लड़ाई हुई थी लेबनान और इजराइल के बीच में। लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप था हिजबुल्लाह नाम का, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो जुलाई अगस्त 2006 के बीच में लड़ाई शुरू हुई, जिसमें लेबनान ने क्रॉस बॉर्डर रेड्स करी इजराइल के अंदर। इसका जवाब देने के लिए इजराइल ने बॉम्बार्डिंग कर दी लेबनान के अंदर और बहुत ज्यादा तबाही मचा दी। इन सभी के बीच हमारे देश के अराउंड 10,000 नागरिक थे जो लेबनान में फंसे हुए थे, और साथ ही में नेपाल और श्रीलंका के भी अराउंड 2,200 नागरिक थे जो फंसे हुए थे। अब क्योंकि नेपाल और श्रीलंका इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो अपने दम पर अपने लोगों को वहां से निकाल लें, इसलिए उन्होंने हमारे देश को यानी भारत को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए हमारे नागरिक को सुरक्षित बाहर लाने के लिए। तो इंडियन नेवी की टास्क 54 जो कि एक फ्लीट है, ये उस टाइम मेडिटेरेनियन से वापस आ रही थी एक गुडविल विजिट के बाद। इन्हें तुरंत सिग्नल दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि आपको वापस घूमना है, लेबनान जाना है, वहां पे हमारे लोगों को बचाने के लिए। अब इस फ्लीट में 3 वारशिप थी और एक फ्लीट टैंकर था। वॉरशिप्स का नाम था INS मुंबई, INS ब्रह्मपुत्रा और INS बेतवा, और फ्लीट टैंकर का नाम था INS शक्ति। प्लान कुछ इस तरह का था कि वहां पे अपने लोगों को पहले वॉरशिप्स के जरिए साइप्रस तक पहुंचाया जाएगा, जो कि एक आइलैंड है, और साइप्रस से वहां पर हम अपनी चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए
वापस इंडिया लेके आएंगे। जब ये वॉरशिप्स चल रही थी, इनके साथ हेलीकॉप्टर्स भी चल रहे थे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई जो देश है वो हमें एनिमी ना समझकर हम पे अटैक ना कर दे, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए चल रहे थे। मिशन सुकून के एंड में अराउंड 2200 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसके अंदर 1750 करीब थे इंडियंस, बाकी थे लेबनान, नेपाल और श्रीलंका के लोग। तीसरे नंबर का इंसिडेंट आता है यमन का। साल 2015 में यमन के हाउदी रेबल्स ने वहां के प्रेसिडेंट मंसूर हदी को हटाकर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया और यमन के मेजॉरिटी ऑफ द एरिया पर कंट्रोल कर लिया। इसके जवाब में 27 मार्च 2015 को सऊदी अरब की एयरफोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने यमन के अंदर अटैक किया हाउदी रेबल्स को कुछ अरब स्टेट्स के साथ मिलकर। इस तरह का कोई अटैक होने वाला है मार्च में, इसकी भनक हमारी देश के इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पहले ही लग चुकी थी और उन्होंने 21 जनवरी, 20 फरवरी और अटैक से ठीक 2 दिन पहले यानी 25 मार्च को एडवाइजरी दी थी अपने इंडियन नेशनल्स को कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके यमन छोड़ दीजिए। इस एडवाइजरी के बावजूद भी 5000 इंडियन नेशनल्स ऐसे थे जो यमन को छोड़ नहीं पाए थे। अब यमन जो था वो तो नो फ्लाई जोन में था, उसके ऊपर तो कोई जहाज उड़ नहीं सकता था। जिबूटी नाम की एक कंट्री जो कि ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है, उसे एज अ सेंटर चूज किया गया कि भाई हम यहां से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करेंगे। जितने भी इंडियंस थे यमन के अंदर, उन्हें ऑर्डर दिया गया कि आप लोग सना और एडन नाम की 2 जगह पर पहुंचिए जो कि यमन के अंदर ही है, जो यमन देश के अंदर ही आती है। सना जो है वो यमन की कैपिटल है और एडन एक दूसरा शहर। आईएनएस सुमित्रा को भेजा गया एडन के पोर्ट पर और आईएनएस तरकश और मुंबई को जितनी भी शिप्स जा रही थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया ताकि सेफली हमारे नेशनल्स को हम वापस ला सके। इस पूरे ऑपरेशन में 4640 इंडियन नेशनल्स को रेस्क्यू किया और 960 फॉरेनर्स को भी रेस्क्यू किया, यानी कुल मिलाकर अराउंड 5600 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नोट करने वाली बात यह है कि जो 960 फॉरेन नेशनल्स हैं, ये 41 कंट्रियों के लोग थे, 41 कंट्रीज के। इन 41 कंट्रीज के अंदर रशिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के लोग भी आते थे। ऑनरेबल मेंशन कुछ पाकिस्तान के लोग भी थे जिन्हें एज अ जेस्चर रेस्क्यू कर लिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने कितने सारे लोगों को, कितने सारे देश के लोगों को रेस्क्यू किया था। हमारा चौथा इंसिडेंट आता है लीबिया का, जहां पर ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लॉन्च किया गया। अब 2011 में लीबियन सिविल वॉर चल रहा था, जिसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लीबिया की गवर्नमेंट और वहां के लीडर, डिक्टेटर लीडर मुअम्मर गद्दाफी के अगेंस्ट। उस टाइम इंडिया में 18,000 इंडियन नेशनल्स थे जो वहां पर काम कर रहे थे। रेस्क्यू करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो सेंट्रल एयरपोर्ट था त्रिपोली का, वहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब थे। बेनीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था उसका तो रनवे ही खत्म हो चुका था और जो लीबिया के पोर्ट्स थे उन्हें टेम्पररी क्लोज कर दिया गया था, यानी काफी ज्यादा केओटिक सिचुएशन थी कि किस तरह, हर रास्ता तो बंद ही है, किस तरह अपने नेशनल्स को निकाला जाए। तो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग की शुरुआत में इंडियन नेवी ने अपनी 2 डिस्ट्रॉयर आईएनएस मैसूर और आईएनएस आदित्य को ऑर्डर दिया लीबिया जाने के लिए और साथ ही में एक एम्फीबियस वेसल आईएनएस जलाश्वा को भी ऑर्डर दिया गया लीबिया जाने के लिए। अब प्लान कुछ इस तरह का था कि लीबिया के त्रिपोली, जो कि पोर्ट भी है और लीबिया की कैपिटल भी है, त्रिपोली से और बेंगाजी से, इन 2 जगहों से नेशनल्स को, हमारे नागरिकों को निकाल के हम इजिप्ट के अलेक्जेंडर पोर्ट पर लेके जाएंगे और वहां से हमारी जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फ्लाइट्स हैं, वो वापस लेकर इंडिया आ जाएंगी। तो ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा और फाइनली 15,000 इंडियन नेशनल्स को रेस्क्यू किया गया लिबियन सिविल वॉर से। हमारा 5वां और फाइनल इंसिडेंट है इराक का। 2014 में इराक में एक टिकरिट नाम की जगह में एक हॉस्पिटल था जहां पर हमारी 46 नर्सेज फंस गई थी। ये नर्सेज एक हॉस्पिटल में थी जिसे आईसिस के मिलिटेंट्स ने कैप्चर कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। जैसे ही इस बात की खबर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मिली, उन्होंने इवैक्यूएशन का प्लान बनाना शुरू किया। अब प्लान में सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश किए गए जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब में। एक रेस्क्यू टीम का फॉर्मेशन किया गया, लेकिन ये टीम जो थी वो नर्सेज तक पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि जो आईसिस कंट्रोल्ड एरिया था वो उन्हें एंट्री नहीं दे रहा था। ऊपर से उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं था, तो कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। काफी प्रॉब्लम्स के बाद इन नर्सेस को एक मिलिट्री ऑफिस में ले जाया गया, बस में बिठाकर। वहां से इन्हें एरबिल एयरपोर्ट ले जाया गया और फाइनली एरबिल से न्यू दिल्ली वापस फ्लाई करके लाया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमारे इंडिया के कुछ टॉप डिप्लोमैट्स ने उस हॉस्पिटल पर जो अटैक होने वाला था, अपने नर्सेस को बचाने के लिए उस अटैक को कुछ देर तक रुकवा दिया था, थोड़ा डिले करा दिया था, एक विंडो निकलवा ली थी। और ये डिप्लोमैट्स कहा जाता है हमारे जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल थे, उन्होंने ये काम किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।